सबसे पहला सवाल यूके देवनाथ सर आपसे ही रहेगा। विदेश मंत्री का जो ये बयान है, हम देख रहे हैं कि वो सीधे सीधे टेरर, वाटर, इन तमाम चीजों को एक साथ अगर कहे पैरेलली ड्रॉ करके चलने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये दोनों चीजें हाथों हाथ नहीं चल सकती है। अगर आप चाहेंगे मैत्री का संदेश देना, आप चाहेंगे दोस्ती करना, तो दोस्ती करिए, पानी भी लीजिए, लेकिन फिर आतंकवाद नहीं चलेगा भैया। देखिए, श्री एस जयशंकर जो हैं वो मजे हुए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर के रह चुके हैं। अभी हमारे विदेश मंत्री हैं। जो भी बोलते हैं बहुत ही नपातुला बयान देते हैं, और उनका हर बयान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेटिक मापदंड के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक पैमाने में एकदम सही होता है। भारत को पूरा हक है कि भारत अपने जो अंदरूनी मामले हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाएगा। जैसे पाकिस्तान को भी पूरा हक है, इसी तरह से भारत को पूरा हक है कि वो अपने डिफेंस में जरूरी कार्रवाइयाँ, जरूरी कार्यक्रम को जारी रखे। पाकिस्तान को भी हक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो फर्क है भारत और पाकिस्तान में, वो ये है कि भारत हमेशा से पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम देने के पक्ष में नहीं रहा है। अगर आप पीओके को देखें तो शायद पीओके में अभी तक कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया जहां भारत से गए हुए आतंकवादियों ने वहां जाकर पीओके में जाकर कोई वारदात को अंजाम दिया हो। लेकिन इसके उल्टे पाकिस्तान से अक्सर पिछले 40 साल, 30 साल, 20 साल से आतंकवादी जो कि पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा ट्रेंड हैं, वो जेएंडके में घुस आते हैं और आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं। तो ये फर्क हो गया भारत और पाकिस्तान का। तो श्री एस जयशंकर जी ने वो जो कहा उसका मतलब यही निकलता है कि अगर फिर से कभी पाकिस्तान ने जेएनके में आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम देने की कोशिश की तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर समझेगा। मैं वैसे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देखिए भारत कितने रिस्ट्रेंट से काम कर रहा है। जब लाल किले का हमला हुआ तो हमें सबूत मिले कि शायद जो हमलावर लाल किले में थे वो उनका लिंक पाकिस्तान से है, लेकिन फिर भी भारत ने इसको एक्ट ऑफ वॉर नहीं कहा। हमने इसको सिर्फ एक टेरर इंसिडेंट कहकर सीधा पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। तो ये दिखाता है कि भारत हर कदम को फूंक फूंक कर, नाप तोल कर, बहुत ही अक्लमंदी के साथ पाकिस्तान के साथ पेश होने की कोशिश कर रहा है। अक्लमंदी की जी। उम्मीद अगर पाकिस्तान से आप कर रहे हैं यूके देवनाथ सर, तो मुझे फिर इस बात पर बहुत हंसी आती है। अक्लमंदी और पाकिस्तान दोनों का दूर दूर तक कोई तारुफ नहीं है। हुसैन जावेद जी मुस्कुरा रहे हैं अभी। हुसैन जावेद जी, ये जो बयान सामने आया है भारत के विदेश मंत्री का, एस जयशंकर का, बहुत स्ट्रांगली कहा इन्होंने कि टेरर, वाटर अगर चाहेंगे कि दोनों साथ साथ चले तो नहीं चलेगा। और पहलगाम आतंकी हमला जब हुआ था उसके बाद भी ये तस्वीर जो है पेश की गई थी और इसको लेकर के बहुत स्ट्रांगली जो है रिएक्ट भी किया गया था। सिंधु जल संधि पर समझौते को लेकर जब तस्वीर आई, सिंधु का पानी रोका जाएगा, रोका गया कुछ दिनों के लिए, उसके बाद जो तस्वीर आई थी वो भी अपने आप में बहुत क्रूशल तस्वीर थी। इस बयान को कैसे ले रहे हैं आप? रितु जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, जयशंकर साहब जो हैं उनके दो अंदाज हमारे सामने आए हैं इस साल के शुरू में। एक अंदाज हमने उनका ढाका में देखा जहां उन्होंने हमारे स्पीकर कौमी असेंबली के साथ हैंडशेक किया और हाँ, एक अच्छी किस्म की प्लेजेंट्री एक्सचेंज हुई है। हाँ। दूसरा बयान जो आपने आज का हवाला दिया है, जो आपकी रिपोर्ट और जो आपका टॉपिक है, तो मैं जी। समझता हूँ नया साल है और एक बार फिर से इस तरह की चीजें जो है वो रिपीट होती है कि हमारी स्टेट पॉलिसी ये रहेगी, पानी और खून साथ इस तरह बह नहीं सकते हैं, और पाकिस्तान अपने यहाँ से आतंकवाद को लगाम दे। ये आई थिंक मेरे ख्याल में उसी तरह का एक रवायती बयान है, एक रूटीन का बयान है जैसे हम पिछले पूरे साल सुनते आए हैं। जाहिर बात है, नया साल आया है तो उन्होंने ये शो किया कि हमारी पॉलिसी यही रहेगी और कोई अमन की ज्यादा उम्मीदें इस तरह लगाई ना जाए। तो ये तो हमें भी पता है कि अमन का जो इस तरह का रास्ता है वो इतना पास नहीं है, तो अभी कुछ अरसा ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैं नहीं समझता इसमें कोई ऐसी नई बात है
कि जो हमारे लिए इस तरह से हैरान करो, हम इंडिया की पॉलिसी को अच्छी तरह पिछले साल से जान भी गए हैं और उन्होंने बिल्कुल अपनी वो उसी चीज को यहाँ पर रिपीट भी किया। एक बात मैं यहाँ पे उसका दूंगा हवाला, क्योंकि अभी देवनाथ जी ने कहा कि पाकिस्तान के जानिब से आतंकवाद होता है J&K के अंदर, और तो उसमें मैं ये कहूंगा सर, देखें बात ये कि आतंकवाद जो है पिछले 15-16 साल से हमारे पास भी ऐसी इंटेल्स है, हमारे पास भी ऐसे सबूत हैं, और हमने आपके हाई ऑफिशियल्स को हैंड ओवर भी किए कि बलूचिस्तान के अंदर इंडियन हैंड पाया जाता है। और ये आज से हम नहीं कह रहे हैं, ये सबसे पहले तब वो था 2010 के अंदर, जब शर्मुल शेख में हमारे उस टाइम के जो पीएम थे गिलानी साहब और आपके मनमोहन सिंह साहब, गिलानी साहब ने वहां पे उनको कहा था, बकायदा डोजियर दिया था कि यहाँ पे इस तरह के सबूत हमें मिल चुके हैं। और बाद में 2015 भी हुआ जब कलभूषण का पर केस ये इस जो तरह सामने आया। नीति तो मैं जिस समझता हूँ जिस ये जिस नीति पिछले की जिक्र हो रहा है, जिस नीति को लेकर 15-20 बात हो साल रही से है, मैं इस बहुत स्ट्रांगली हर दफा कहा है ना, हर दफा ये कहा है। ऐसा नहीं है कि पहली दफा ये भारत ने रखा हो हुसैन जावेद जी, इससे पहले बहुत बार कई दफा ये बात भारत बहुत स्ट्रांगली रख चुका है कि अगर आप सीमा पार से, सरहद पार से इस तरीके की गतिविधियों को करेंगे तो भारत इसके लिए स्ट्रांगली बात रखेगा, आवाज भी उठाएगा। और पूरा ग्लोबल ऑर्डर सुन रहा है अभी आजकल। आप देखिए कि टेरर के मुद्दे पर आप चाहे किसी भी कंट्री को लेकर के उठा लीजिए तस्वीर, अगर रूस यूक्रेन का युद्ध होता है वहां पर भी जो तस्वीर होती है उसके लिए अमेरिका सामने आता है। भारत का पाकिस्तान का जो इस वक्त जो कहा जाए जो तनावपूर्ण स्थिति थी अप्रैल के दौरान पहलगाम आतंकी हमले के बाद, हमने देखा कि यहाँ पर इंट्रूडेंस तो रहता ही रहता है। अब मैं संजीव सर से जरा समझना चाहूंगी। संजीव सर, पाकिस्तान पर जो चौतरफा मार पड़ रही है, मैं देख रही हूँ एक तरफ तो ग्लोबल ऑर्डर पर भी मुंह की खानी पड़ रही है, अब भारत भी स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है शुरुआत से ही। वैसे तो रहा ही था लेकिन थोड़े नर्म पड़ जाते थे कि पड़ोसी है, चलिए भैया ठीक है पानी दे रहे हैं, अमन चैन शांति रहे पाकिस्तान में भी, इसकी उम्मीद तो हम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान वो टेढ़ी खीर है ना जो नहीं समझ पाता है, जो मैत्री की बात नहीं समझता है, हर दफा दुश्मनी ही पाल कर रखना चाहता है। अभी भी देख रहे हैं हम बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं वो। रितु जी, सबसे पहले आपको, हमारे डिस्टिंग्विश पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए, ये जो आपने प्रश्न उठाया है ये जाहिर है कि ये बदला हुआ भारत है, ये नया भारत है। और कभी 26/11 का भी भारत था कि उस समय इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ और पाकिस्तान से आए जो अनेक आतंकियों ने भारत को की मुंबई सिटी को टारगेट किया, लेकिन उस समय की सरकार ने इसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, बहुत ही लचर रवैया अपनाया मैं कहूँगा। और आतंकवाद और आतंकवादियों के विरुद्ध ये जो शैतानी जो कृत्य होते हैं, इसके ऊपर अगर लचर रवैया अपनाया जाता है तो फिर इन शैतानों के जो मंसूबे हैं वो बढ़ते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि आतंकवाद के ऊपर आज का जो नया भारत है उसका जो अप्रोच है वो बिल्कुल बदला हुआ है। ये आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और ये इस मानवता के दुश्मन के खिलाफ जो लड़ाई है वो जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ होनी चाहिए। संजीव सर, और एक लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं समझूं इस बात को, एक परिवार होता है, दो भाइयों में जब लड़ाई होती है तो दो भाइयों में सुलह भी होती है, बात साथ में आकर के बात भी की जाती है और सुलझाया जाता है मुद्दे को। ऐसा थोड़ी होता है कि एक भाई प्रयास करता रहे और एक भाई खंजर घोंपता रहे, ये थोड़ी होता है। लेकिन हम तो देखते हैं कि भारत पाकिस्तान की स्थिति में यही हो रहा है। भारत ने तो कई दफा मौके दिए ना, ये बिरयानी खाते हैं साथ में, उसके बाद फिर ये कैसी तस्वीर पेश करते हैं, पहलगाम आतंकी हमला हो जाता है, 26/11 होता है, 2001 में क्या हुआ ये हमने देखा। तो ये एक सीरीज है सर। ये आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट उठाया है और मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो व्यवहार रहा है वो बहुत ही निराशाजनक पहले रहा है। और जाहिर है कि लाहौर की बस यात्रा हुई थी, नवाज शरीफ साहब थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी थे और दोनों के बीच में एक अच्छी शुरुआत हुई थी। और प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी उस समय भारत के बड़े जो सम्मानित लोगों को एक बस में लेकर के वो जो है लाहौर की यात्रा उन्होंने की थी और बहुत ही उत्साह के साथ ये यात्रा की गई थी। और लेकिन पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है उसने क्या किया, वो जो बस है वो कारगिल पहुंचा दी और वो जो कारगिल का जो एक सेटबैक मिला, जो पीठ में जो खंजर घोंपने का काम किया, वो तत्कालीन जो परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ उस समय के
पाकिस्तान के डीप स्टेट के सरगना हुआ करते थे, तो वो उन्होंने इस बस को कारगिल पहुंचा दिया। तो हाँ। उसका जवाब तो भारत को देना था और एक लंबा युद्ध लड़ा गया, हमारे सैनिकों ने शहादत दी, लेकिन जो भी वहां पर इनकर्जन किए गए थे सबको उसको खाली कराया गया। उसके बाद भी अगर आप देखिए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के समय में भी कुछ इनिशिएटिव लिए जरूर गए थे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने एक जेस्चर दिखाया था एक यात्रा के दौरान नवाज शरीफ के घर जाकर के, लेकिन उसके एक हफ्ते के अंदर पठानकोट का बहुत बड़ा हमला हो गया हमारे एयरबेस पे। और उसके बाद जाहिर है कि भारत का जो पूरा अप्रोच है वो जाहिर है कि इस बात को लेकर के हम बिल्कुल अब स्पष्ट हैं कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद के विरुद्ध इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के नहीं दिखाएगा, जब तक कि कोई एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के नहीं दिखाएगा, तब तक हम पाकिस्तान के डीप स्टेट पर, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पर भरोसा नहीं कर सकते। जावेद साहब बैठे हैं, जावेद साहब की बात मैं समझता हूं, उनको सम्मान करता हूं, लेकिन जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, जो रियल रूलर्स हैं, जो वहाँ का डीप स्टेट पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, वो जिस तरीके का व्यवहार करती रही है वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा है। अनेकों इनिशिएटिव्स भारत की तरफ से दिए गए, आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट उठाया, लेकिन सब में हमें निराशा ही मिली है। इसी वजह से पाकिस्तान का जो चरित्र है उसके को ध्यान में रखते हुए हम अब किसी ऐसे कदम को नहीं उठा सकते कि जो कि बिना बेसलेस जो कदम हो। उसके ऊपर आपको पहले कार्रवाई करके दिखानी होगी कि आपने आतंकवाद के विरुद्ध क्या एक्शन लिए हैं, और उसके बाद ही कोई बातचीत हो सकती है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि भारत के विरुद्ध किसी तरीके की आतंकी साजिश रची जाती है, लेकिन सर, जो कि हमने संजीव देखा सर, है कि उसके हमारे बाद देश उसके बाद में भी रची गई, महात्मा गांधी को भी फॉलो किया जाता है। चाहे वो हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को भी फॉलो किया जाता है। हमारी हुकूमत ऐसी है कि आप अगर जैसा रवैया करेंगे वैसा आपके साथ होगा। अब हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने जो एक संदेश दिया था कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, खून खराबा नहीं होना चाहिए, हम तो वो भी प्रमोट करते हैं ना सर। हमने कभी ये थोड़ी कहा है कि आइए जंग के मैदान में लड़ाई करिए, दो दो हाथ करिए। ये जो जंग का मुहाना है शुरू ही पाकिस्तान करता है, हर दफा करता है। जब एक बार भारत सोचता है कि नहीं अब ठीक हो जाएगी सिचुएशन, दोबारा कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि भारत मजबूर हो जाता है उस पर जवाब देने के लिए। और जब जवाब भारत देता है वो झेला नहीं जाता पाकिस्तान से। यूके देवनाथ सर, इस पर जरा आप लाइट डालिए। पाकिस्तान के साथ हमारी जो बातचीत है वो हमेशा डिप्लोमेटिक लेवल पर इसी बात से शुरू होती है हाँ। कि पाकिस्तान अलग अलग इंटरनेशनल फोरा पर, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, अरब लीग हो, ओआईसी हो, वहाँ से कश्मीर का जो मुद्दा उछालता रहता है। हाँ। क्योंकि कश्मीर, पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि कश्मीर उसका हिस्सा है। राइट। अब ठीक है, इतने तक बात सही थी। इसके बाद दिक्कत ये आती है कि जब पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, आमतौर पर कहें तो पाकिस्तान की आर्मी का ही नाम ले लेता हूँ, वो शायद पाकिस्तान की जनता को यकीन दिलाना चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान की आर्मी भारत के कश्मीर को छीन कर पाकिस्तान के साथ मिला लेगी। इससे उनकी जो आवाम है वो उनकी आर्मी से जरा प्रभावित हो जाती है। जब जब पाकिस्तान में आर्मी का रूल आता है तो आम आवाम को खुश रखने के लिए पाकिस्तान की आर्मी इस तरह के बयानात देती रहती है। अब इससे आगे बढ़ के मुश्किल ये होता है कि जब पाकिस्तान की आर्मी एसेस करती है तो उनको मालूम है कि कन्वेंशनल युद्ध लड़कर, आम जो लड़ाई है वो लड़कर, वो पाकिस्तान की आर्मी कश्मीर को छीनकर पाकिस्तान के साथ नहीं मिला सकती। तो इलाज क्या है? इलाज ये है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने मिलकर एक बहुत सक्सेसफुल फार्मूला निकाला है, जो कि उनके अलग अलग लीडरान ने मंच पर आकर बड़े जोशों से सीना थपथपा करके बोला है, 1000 कट्स टू इंडिया, कि भारत के सीने पर 1000 वार करेंगे। ठीक है, ये जो फार्मूला पाकिस्तान ने निकाला है बहुत ही गजब का फार्मूला है, और मैं इसके लिए पाकिस्तान के आर्मी को और आईएसआई को 10 में से 12 नंबर देता हूँ। इससे पाकिस्तान को कोई नुकसान भी नहीं होता। बहुत सस्ते में वो अपने यहाँ गुमराह बच्चों को पकड़ लेते हैं, तालीम दे देते हैं, ट्रेनिंग दे देते हैं, उनके माँ बाप को कुछ पैसा दे देते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा हिंदुस्तान में जा रहा है शहीद होने के लिए। बहुत सक्सेसफुल फार्मूला है, और पिछले 20 साल से, 10 साल से, 5 साल से
पाकिस्तान की आर्मी ने इसको बहुत सक्सेसफुली जेएनके में इस्तेमाल किया है। हम्म। अब भारत के लिए क्या विकल्प है? पर सर फिर सवाल ये भी उठेगा कि एफएटीएफ के लिस्ट में फिर ग्रे लिस्ट में क्यों है पाकिस्तान? वो तो इसी हाँ डर के रितु जी, साथ काम करता है कि यहाँ पर आतंकवादी हैं, आतंकी हैं, हम उन्हें छुपा कर रखेंगे, बंकर्स में रखेंगे, नहीं रखेंगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा, पूरी दुनिया जान जाएगी पाकिस्तान में ये आतंकी है, और कहीं एफएटीएफ वापस से ब्लैक लिस्ट में ना डाल दे। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में काफी सारी एजेंसीज काम करती हैं कि दुनिया में किसी तरह का आतंकवाद नहीं होना चाहिए, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान हो। अब एफएटीएफ मात्र एक टूल है। राइट। इसमें कोई शक नहीं है कि एक समय पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। उस वक्त पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से अपने को ब्लैक लिस्ट होने से बचाया था। अब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाल दिया गया है, लेकिन अभी भी हर साल लगता है हर साल कि एफएटीएफ फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल देगा। ठीक है। ये सिर्फ अमेरिका की शह पर ये होता है कि हर साल अमेरिका से दबाव आता है तो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान को मालूम है कि उनके लिए क्या ज़रूरी है। उनको मालूम है कि अगर पाकिस्तान में हुकूमत करनी है, देखिए कोई भी पार्टी हो, एक खूबसूरत चीज़ ये है कि चाहे पीपीपी हो या पीटीआई इमरान खान की पार्टी हो या पीएमएलएन अभी है, इन सबको एक चीज़ मालूम है कि अगर वोट चाहिए पाकिस्तान में तो इंडिया के खिलाफ कुछ बात करनी कुछ पड़ती ठोस है। लेकर आए, कुछ ऐसा लेकर जी। आए जो इंडिया के खिलाफ इनकी डिप्लोमेसी थोड़ी चमक सके, जो कि चमक नहीं पा रही है, जो कि अभी हाशिए में गई हुई है। और जो तस्वीर पाकिस्तान की आर्थिक संकट से जूझती हुई वो थोड़ी सी उभर कर सामने आया। हुसैन जावेद जी, 1965 में, 1971 में, 1999 में कारगिल युद्ध में कितनी बार खाएगा मार पाकिस्तान? इतनी मार तो खा चुका है बार बार, फिर भी आदत पड़ गई है क्या इस लताड़ की? कितनी बार चाहिए पाकिस्तान को ये संजीवनी? हमने दी है ना 3-3, 4-4 दफा। पहलगाम आतंकी हमले में जब जरूरत की तो ओपीएस सिंदूर के जरिए दिया, 9 आपके आतंकी बेस खत्म किए। भारत का जो नीतिगत फैसला रहता है वो नीति लोगों के खिलाफ नहीं है, आतंकियों के खिलाफ है। वी हैव प्रूवन दिस। जी मैम, बिल्कुल मैंने आपका सवाल सुना और सबकी मैंने यहाँ पे बातें भी सुनी। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा क्योंकि जी सबको जी रिस्पॉन्ड बिल्कुल, करना है। रखिए ना। सबसे पहली बात, अभी जो आपने कहा कि इस तरह की जंगें हुई और उसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई, मैं इसको आप मुझसे इत्तेफाक इसमें ना करें वो आपकी अपनी उसमें मंशा है, लेकिन ये गलत किस्म की चीज है। ये बिल्कुल भी फैक्चुअली राइट नहीं है। मैं आपको अच्छा, बता सकता हूँ, इस पे गलत सबूत है, भी फिर है इसे गलत कि बता देते हैं। 19 कौन जीता था? पाकिस्तान जीता था 1965, 71, 99, कारगिल, पहलगाम आतंकी हमले के बाद। ये सब जी, क्या मैं- भारत कह रहा था पाकिस्तान भैया नहीं मत करो, या पाकिस्तान कह रहा था कि अब नहीं हो रहा, नहीं झेला जा रहा? आपके आसिम मुनीर तो बंकर में चले गए थे अभी अप्रैल में ही। सुन लीजिए ना। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए। सुनाइए प्लीज, सुनाइए। 1947 जंग में इंडिया का ये हदफ था कि उन्होंने कश्मीर को दोबारा से रिटेन करना। आप आधा कश्मीर ले सके, आधा आप ले नहीं सके, ठीक है। और हमारा भी ये हदफ था कि हमने श्रीनगर तक जाना है, हम जा नहीं सके, बहुत हम लोग हास्यास्पद भाई। मुजफ्फराबाद हुसैन तक जावेद पहुंचे। जी ले नहीं मैं सके, प्लीज आधा अगर कश्मीर मुझे नहीं ले सके, कैसे अगर नहीं ले मुझे सके हुसैन जावेद जी? आप लोग बार बार यहाँ पर जो कहा जाता है सीज फायर का उल्लंघन करते हैं, उसके जरिए आप लेकर आए हैं। ये तो आपकी डिप्लोमेसी है। आप अपनी सेना पर तो काबू नहीं कर सकते, सीज फायर का उल्लंघन हर दिन करते हैं। अगर मैम ऊंचा बोल के किसी के कमेंट्स ठीक होते हैं तो अगर अरे ऐसा तो आप होता है तो सही अच्छी बात कर है, लेकिन दीजिए ऐसा ना होता नहीं है कमेंट्स। ना। सीज फायर नहीं हो रहा, सीज फायर का उल्लंघन नहीं हो रहा। बात अपनी कंप्लीट करने दें, मैंने अभी शुरू की है बात, तो आप ही के सवालों का जवाब दे रहा हूं। दीजिए दीजिए प्लीज। जी, तो उसमें 1947 की वॉर में यही हुआ। आधा कश्मीर आपके पास आया, आधा हमारे पास रह गया, उसको तो मैं इवन ही कहता हूँ। अब आज 1965 पे इंडिया का हदफ क्या था? लाहौर और सियालकोट लेना। आप ले नहीं सके। हमारा उसमें हदफ था कश्मीर के अंदर कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, हम नहीं कर सके। अगेन इसमें भी दोनों ने लूज भी किया और दोनों ने
गेन भी कुछ नहीं किया। 71 बिल्कुल, मैं इस बात से कभी इनकार नहीं हूँ। 71 हमें एक बिल्कुल शिकस्त हुई है और हम उसमें कुछ गेन नहीं कर सके। जो कुछ हमसे उसमें छिन गया है दुनिया के सामने, मैं उस पे क्लेम भी नहीं करता। सर वो और जबरदस्ती 99 की बात छीना है आप करेंगे तो आपने, हम सियाचिन की बात भी करेंगे। जबरदस्ती छीना है आपने, अपनी विदेश नीतियों को धता साबित करते हुए छीना है हुसैन जावेद जी क्या पाकिस्तान छीना ने। है मैम? सुनिए क्या ना, छीना नहीं नहीं है? रुकिए, जो वहां क्या पर छीना है आपसे? चीजें चल रही थी ना, कश्मीर आपको चाहिए था पूरा, आपने अपनी फोर्सेस भेजी, वहां पर जो हुक्मरान उस वक्त थे राजा हरि सिंह पर प्रेशर बनाया, उनको कहा कि आप कश्मीर लेकर के पाकिस्तान के साथ जुड़ जाइए। जिन्ना आपके थे ना उस दौरान, कहानी भूल गए हैं क्या? उसके बाद यूएन के प्रेशर में जाकर के आप लोगों ने बोला था कि नहीं भैया गलत किया है, अब कर दीजिए सीज फायर। इसने क्या दिया आपको यूएन के प्रेशर में? हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट मत करें। यूएन में आपके पंडित नेहरू जी गए थे सबसे पहले, पाकिस्तान तो गया पंडित नहीं था, और नेहरू उसके जी बाद ही कहाँ वापस गए थे, कहाँ नहीं गए थे, लेकिन नहीं हुआ आपकी था। तो विदेश हिस्ट्री नीति कैसे कहाँ ना, गई हिस्ट्री थी? को